द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्या होती है रेडियो कार्बन डेटिंग। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग करके प्रसिद्ध मृत सागर स्क्रॉल की आयु और प्रामाणिकता का पता लगाया है। चलिए अब जानते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है। यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसका उपयोग कार्बनिक पदार्थों और पुरातात्विक कलाकृतियों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इस विधि में सामग्री की आयु का पता उसमें मौजूद कार्बन 14 यानी C14 की मात्रा को मापकर लगाया जाता है। इसे कार्बन 14 डेटिंग के रूप में भी जाना जाता है, जो कार्बन के एक समस्थानिक कार्बन 14 के रेडियोधर्मी क्षय पर निर्भर करता है। गौरतलब है कि कार्बन 14 का निर्माण तब होता है जब कॉस्मिक किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन परमाणुओं के साथ परस्पर क्रिया करती है। जीवित जीव अपनी जीवित अवस्था में कार्बन 14 को अवशोषित करते हैं। मृत्यु के पश्चात उनके अवशेषों में कार्बन 14 ज्ञात दर से क्षय होने लगता है। एक नमूने में शेष कार्बन 14 को मापकर और प्रारंभिक वायुमंडलीय स्तर से तुलना करके वैज्ञानिक सामग्री की आयु की गणना कर सकते हैं, जो अतीत में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वर्ष 1940 के दशक की शुरुआत में अमेरिकी रसायनज्ञ मार्टिन कमेन और सैम रूबेन ने महत्वपूर्ण खोजें की। उन्होंने प्रयोगशाला में कार्बन 14 को संश्लेषित करने का एक तरीका खोजा। उन्होंने पाया कि इसके मूल द्रव्यमान के अर्धभाग को क्षय होने में लगभग 5000 वर्ष का समय लगा। चल अब देखते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग के उपकरण। गाइगर काउंटर एक गाइगर मूलर ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा होता है जो संकेतों को व्यक्त करता है। ट्यूब में हीलियम या नियॉन जैसी उत्कृष्ट गैस और केंद्र से गुजरने वाली एक क्षण होती है। ऊर्जावान कण जैसे कि रेडियोधर्मी क्षय के दौरान उत्सर्जित होते हैं, गैस से गुजरते हैं, गैस के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों को सक्रिय करते हैं और विद्युत निर्वहन का कारण बनते हैं। रेगुलर मास स्पेक्ट्रोमेट्री यह उन आयनों को अलग करता है जिनका मास टू चार्ज अनुपात समान होता है। आयनों को विभिन्न भौतिक स्थितियों में किया जाता है जो उन्हें उनके मास टू चार्ज अनुपात के अनुसार अलग करने का कारण बनता है। एक्सेलेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री यह एक कण त्वरक होता है जो आयनों को हजारों गुना अधिक सक्रिय करता है। यह समान द्रव्यमान के आइसोटोप आयनों और समान मास टू चार्ज अनुपात के साथ विभिन्न आयनों को अलग कर सकता है। इस तरह एक नमूने से सभी कार्बन 14 को अलग किया जा सकता है और अनुमान लगाने के लिए उसकी जांच की जा सकती है। अंत में देखते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग की सीमाएं। ये उन डेटिंग सामग्रियों के लिए प्रभावी है जो अपेक्षाकृत युवा हैं या लगभग 50,000 वर्ष से अधिक प्राचीन हैं। आधुनिक कार्बन स्रोत संदूषण डेटिंग परिणामों को खराब कर सकते हैं। समय के साथ वायुमंडलीय कार्बन 14 स्तरों में भिन्नता को ध्यान में रखने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग को ज्ञात ऐतिहासिक या पुरातात्विक तिथियों के साथ अंशांकित करने की आवश्यकता है। नमूने का आकार डेटिंग की सटीकता को प्रभावित कर सकता है क्योंकि छोटे नमूने कम सटीक परिणाम देते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। रेडियो कार्बन डेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग मुख्य रूप से चट्टानों और खनिजों जैसे अकार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। 2. यह किसी नमूने की आयु की गणना करने के लिए स्थिर कार्बन आइसोटोप कार्बन 12 यानी C12 के माप पर निर्भर करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।